इकोनॉमी ओल्ड पेपर सीरीज़ में हम 2017 का पार्ट 3 यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले हम 2014, 15, 16 के 3 मार्कर कंप्लीट कर चुके हैं और 2017 का 3 मार्कर का पार्ट फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे, समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, लिंग विकास सूचकांक, वित्तीय समावेशन, जैसे हमने बहुत सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए हैं। हम बारी में यहाँ पर बात करेंगे 8वें प्रश्न से लगाकर, वो है राष्ट्रीय आय को हमें परिभाषित करना है। तो आशा करता हूँ कि 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से लिख पा रहे होंगे। और जो अगर साथ ही इसमें नए जुड़े हैं बता दूँ, जियोग्राफी 2014 से 18 पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा आपको ज़रूरी सूचना मैं दे दूँ कि एमपीपीएससी के लिए हमारा बाकायदा पेड कोर्स चल रहा है। बहुत शानदार यहाँ पर रिस्पॉन्स बच्चों का मिला है और बहुत एनिमेशन के थ्रू शानदार क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप psceta.com जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करें, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो और कुछ डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप परचेस करना चाहें तो फिर साइट से ही या इन नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए लौटते हैं हम यहाँ पर प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ आप सभी को बाकायदा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। तो इसमें राष्ट्रीय आय को एक्चुअल में मैंने बताया था कि जीएनपी राष्ट्रीय आय वास्तविकता में होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के अंतरिम मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से अर्जित शुद्ध आय का योग राष्ट्रीय आय होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के कि मैंने घरेलू सीमा कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं घरेलू सीमा यूज़ कर दूंगा तो जो बाहर से लोग कमाकर भारत भेज रहे हैं और भारत से लोग जो विदेशी कमाकर बाहर भेज रहे हैं, उसका जोड़ घटाव यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए सिर्फ इतना लिखा है, वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से अर्जित शुद्ध आय का योग। तो विदेश से जो आय आ रही है, इसके अलावा जो जा रही है, उनका जो शुद्ध योग निकालेंगे वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। और अगर वास्तविकता में देखें तो यहाँ पर जो होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, वही क्या होता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं। तो ये होता है जीडीपी प्लस विदेशों से आने वाली आय माइनस विदेशों को जाने वाली आय। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसके लिए आप बाकायदा मेरा वीडियो देखिएगा, राष्ट्रीय आय बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर समझाया है। तो ये था हमारा पहला यहाँ का आज का प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी क्या है या सेबी की क्या भूमिका है। तो सेबी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, और एक खासकर जो शेयर मार्केट होता है उसको नियंत्रित करता है। तो सेबी पूंजी बाजार में नियामक की भूमिका में है, जो प्रमुखतया शेयर मार्केट में निवेशकों की सुरक्षा, धोखेबाजी से बचाना प्रमुख कार्य है। तो जैसे कि जो ट्राई होता है टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, या टीवी सेक्टर जो टेलीविज़न सेक्टर उसमें काम करता है। देन वैसे जो सेबी होता है, जैसे कि इरडा है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो सेबी क्या होता है, जो लोग पूंजी बाजार में निवेश करें उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके अलावा कंपनियों को रजिस्टर करना, उनको लाइसेंस देना, या कुल मिला के जो बीएसई और एनएसई आपने नाम सुने हैं, इनको अच्छे से नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, सेबी ही करता है। 1988 में ये स्थापित हो चुका था, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1992 में स्थापित हुआ और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के मापदंड। तो ये प्रश्न लगभग पिछले 2 पेपर में तो आ चुका है, लेकिन खैर आया है तो हम लिखते रहेंगे इसे। तो खाद्य सुरक्षा में बता चुका हूँ कि जो गरीब वंचित वर्ग हैं उन लोगों को क्या करना, एक्चुअल में जो खास वस्तु मेरिट वस्तु है वही पहुँचाना रहती है। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट में इसका आंसर लिखेंगे कि उत्पादन, खरीद एवं भंडारण की व्यवस्था, ठीक है, भंडार की व्यवस्था। दूसरा है कि आम नागरिकों तक सुलभ पहुंच, और तीसरा मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता, है ना। तो खाद्य सुरक्षा के मापदंड यही होते हैं कि जो वास्तविकता में जो किसान बेच रहे हैं उनको खरीदी व्यवस्थित रूप से सरकार कर ले, उसका भंडारण भी वो अच्छे से कर पाए, और इसके अलावा जो आम नागरिक है उनको सही तरीके से पहुँचा दे पीडीएस के थ्रू। और इसके अलावा मेरिट वस्तुएं मतलब क्या होता है, मेरिट वस्तुएं मतलब जो दैनिक उपभोग हेतु आवश्यक होती है। जैसे कि हमारे लिए क्या है कि रोटी आवश्यक है, रोटी में गेहूँ, चावल, इसके अलावा हम बात करें तो जो गैस हो गई है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नमक, ये सारी मेरिट वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीबी रेखा और भूखमरी रेखा के मध्य अंतर, ये आपको यहाँ पर क्लेरिफाई करना है। तो इसमें हम सीधा लिखेंगे कि यदि समाज का कोई वर्ग तय की गई आय से कम राशि अर्जित करता है तो यह गरीबी रेखा है, किंतु भूखमरी से आशय भूख से मरना है, जिसके लिए कोई रेखा नहीं है, सिर्फ 2 जून की रोटी है। देखिए भूखमरी की कोई रेखा नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि आदमी भूख से
कब मरेगा, या ऐसी लाइन खींच देगा आदमी 10 दिन तक 2 रोटी खाएगा तो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भूखमरी यानी कि सिंपल सा होता है भूख से मरना, और जो भूखमरी होती है वह व्यक्ति के शरीर पर भी निर्भर करती है, बच्चा जल्दी मर जाएगा, जवान आदमी लेट मरेगा। तो भूखमरी की तो कोई रेखा होती नहीं है। गरीबी की भले होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है तेंदुलकर कमेटी या रंगराजन कमेटी, उन्होंने बता रखा है कमेटियों ने बाकायदा कि इतने रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, कम कमाते हैं तो वो गरीबी रेखा हो गई। इसी के लिए तो बीपीएल कार्ड बनते हैं, बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनके लिए। ओके, तो यही हमने यहाँ पर ऐसे 3 मार्कर में लिखा है। और 2 जून की मतलब होता है, जून का मतलब होता है वक्त, है ना, यानी कि समय। यहाँ पर महीने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों का भी आपको अच्छे से प्रयोग करना है ताकि जो परीक्षक हैं उसकी नज़रों में आप थोड़ा सा अच्छे से लोगों से हटकर ऊपर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सहकारिता की विशेषताएं। तो सहकारिता मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और कोऑपरेशन मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मिलजुल कर काम करना सहकारिता कहलाता है। तो सरकारी माध्यम कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिता को प्रेरित करना, जैसे कि स्व सहायता समूह। तो सरकार भी बहुत सारी बार जो स्व सहायता समूह जैसे सहकारिता समूह हैं उनको बढ़ावा देती है। तो सहकारिता में क्या होता है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं, यानी कि कुल मिला के माइक्रो फाइनेंस है, वो लोन बहुत बांट रही हैं। तो उसमें है कि 10-20 लोग अपना जो जमा पूंजी है, जैसे उनके पास 20 लाख रुपए पर व्यक्ति पे हैं, तो 10 लोगों ने इकट्ठा कर लिए, फिर उन्होंने लोन देना प्रोवाइड करवा दिया। ऐसे गांव में भी क्या होती है, कुछ महिलाएं मिलकर कोई उद्योग शुरू करती हैं, या वे पैसे इकट्ठे करके किसी को देती भी हैं, या अचार पापड़ का बिजनेस हो गया, तो ये भी एक सहकारिता है। तो इसको सरकार भी क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा ऋण देना, तो ऋण प्रदान करती है, ऋण प्रदान करना, या इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये सारे काम करती है ना। तो ऋण प्रदान कर एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र को बढ़ावा देना। और तीसरा, शासन द्वारा अनुदान प्रशिक्षण जैसी सुविधा देना। तो इसमें बहुत सारी बार जो शासन वो ग्रांट देता है, अगर कोई अच्छे से यहाँ पर स्व सहायता समूह काम करें या सहकारी समूह काम करें। और प्रशिक्षण यानी कि बहुत सारी बार उन्हें ट्रेनिंग्स भी उपलब्ध करवाता है, जैसे कि PMKVY योजना सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऐसी योजनाएं भी मध्य प्रदेश सरकार चलाती है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक रियायतें। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सोशल सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, सब्सिडीज़ मतलब होता है छूट। तो वही हमें बताना है जो समाज के हित में हो, यानी कि सरकार द्वारा सामाजिक, ठीक है, सामाजिक हित हेतु नगद या छूट के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि उर्वरक सब्सिडी, गैस सब्सिडी, PDS सब्सिडी आदि। तो यहाँ पर सामाजिक थोड़ा सा हित लिख लीजिएगा, सामाजिक हित हेतु, ठीक है, या समाज हेतु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समाज हेतु नगद या छूट के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि उर्वरक सब्सिडी, गैस सब्सिडी, PDS सब्सिडी आदि। तो ये समाज के हित में ही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 5 सीमाएं हमको बताना है। ओके, 5 सीमाएं, 5 सीमाओं से मतलब होता है कि कमियां क्या होती है, किसी भी चीज़ की सीमाएं उसकी कमियां होती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस मतलब उस चीज़ से आप ज़्यादा आगे नहीं कर पाते हैं, तो वही आपकी क्या है, सीमाएँ हैं। तो PDS में जो कमियाँ हैं वही बताना है। तो इस प्रणाली में धांधली की प्रबल संभावना है, तो ये स्वभाव की बात है यहाँ पर। हालांकि POS मशीन आने के बाद में या आधार कार्ड जुड़ने के बाद ऐसी संभावना बहुत कम हो गई है, लेकिन धांधली अब भी संभव है। उचित वर्गों तक पहुंच नहीं, तो बहुत सारी बार अगर आदिवासी जो क्षेत्र है यहाँ पर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें नरसीपुर हो गया, सीधी सिंगरौली जैसे क्षेत्र हो गए, तो वहाँ पर जो गरीब वर्ग हैं उन तक वास्तविकता में BPL कार्ड नहीं पहुँच पाते हैं। इसके बाद सरकार पर सब्सिडी का बोझ, तो सरकार अगर 28 रुपये किलो का गेहूँ 1 रुपये किलो में बेच रही है, तो सरकार 27 रुपये का घाटा गा रही है। और 27 रुपये का घाटा क्या है, सरकार पर बोझ ही है, सरकार को अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ होता है। इसके अलावा राज्यों के मध्य क्षेत्रीय विषमता है, तो कुछ राज्य जैसे साउथ के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर PDS सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। तो वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ MP जैसे राज्यों में या झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में, वहाँ पर PDS में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में अधिक पहुँच, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जो शहर होता है उसमें बाकायदा PDS की जो दुकान होती है बहुत अच्छे से काम करती है और लोगों की एक निगरानी होती है। लेकिन किसी छोटे से गांव में या बहुत सारी बार 5 गांव की एक ही दुकान होती है यहाँ पर 5 गांव के बीच में, तो वहाँ पर लोगों को राशन लेने के लिए दूर दूर जाना होता है, फिर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो गाँव में इतनी अच्छी पहुँच नहीं है PDS सिस्टम की जितने की शहरों में है। ओके, उसके बाद लास्ट प्रश्न है
मानव विकास से क्या तात्पर्य है, तो पुराने सिलेबस में मानव विकास था, नए सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है। मानव जीवन में आर्थिक समृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्वक जीवन जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार एवं समानता को शामिल किए हो। देखिए, एक चीज़ होती है आर्थिक विकास और एक होता है मानव विकास। आर्थिक विकास मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 रुपये महीना भी कमाते हैं, ठीक है, तो ये आपका आर्थिक विकास है। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाने के बावजूद आप एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिसकी समाज में या समाज उसके साथ भेदभाव करता है, आप सरेआम किसी मंच पर या अच्छे से भाग नहीं ले सकते, तो फिर आपका मानव विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको राजनीति या समाज, इसके अलावा आपके पास मान लिया आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, पैसे बहुत है लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आसपास न तो स्वास्थ्य की सुविधा है, न जल की उचित सुविधा है, ठीक है, तो फिर आपका आर्थिक विकास किसी काम का नहीं होता है। तो मानव विकास में क्या है कि आर्थिक समृद्धि यानी पैसे मिलने के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक जीवन यानी कि समाज में सभी को समानता मिले, राजनीतिक रूप से समानता मिले, आर्थिक सुधार हो, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मानव विकास में। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप यहाँ पर आप जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को अच्छे समझ पाए होंगे और रोज़ाना आंसर भी लिख रहे होंगे। एक बार फिर से बता दूं कि आप हमें फेसबुक और इंस्टा पेज पर ज़रूर फॉलो करें पीएससी अड्डा के नाम से। वहाँ पर डेली क्वेश्चन क्विज़ भी मिलती है आपको, और इसके अलावा जो मैं प्रश्न है ये प्रश्न भी मैं सुबह सुबह वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।